चलिए, स्टार्ट करें। जी जी। तो सबसे पहले तो नील जी, आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करिए और अपने बिजनेस को कुछ लाइनों में। धन्यवाद राज भाई। मैं मेरा नाम नील कमल भरतिया है। मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ, गिरिडीह झारखंड से। मैं भरतिया एंटरप्राइजेज नाम की एक एंटरप्राइज चलाता हूँ, बिजनेस चलाता हूँ, जिसमें हमारी दो स्टोर है। एक भरतिया कलेक्शन है जो फैमिली वेयर स्टोर है। दूसरा वीर कुंवर शाह है जो मेंस एथनिक वेयर की स्टोर है। और हमारा अपकमिंग वेंचर्स है जो होलसेल में हम लोग काम कर रहे हैं, फ्रेंचाइजी में वो काम कर रहे हैं, ई कॉमर्स में काम कर रहे हैं। साथ में हमारा एक और अ, अ, एक और पैशनेट बिजनेस है हीलिंग में, hillscard.com के नाम से। बहुत बढ़िया। आपको ये बिजनेस स्टार्ट करने की इंस्पिरेशन कहाँ से मिली? ये इंस्पिरेशन हमारा हमारी फैमिली लेगेसी से है। हमारी फैमिली में ये 30 साल पुरानी यह बिजनेस है। और हमने इसमें अ, इसको इस सेल्फ रिलायंस के हिसाब से और एक वैल्यू ड्रिवन इंस्टीट्यूशन के हिसाब से, जिसमें एक लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट आए, ट्रस्ट रहे, उस इंस्पिरेशन से इस बिजनेस को स्टार्ट किया था। बहुत बढ़िया। कितने सालों से आप ये बिजनेस चला रहे हैं और अभी तक की आपकी ये जो बिजनेस की जर्नी रही है उसको थोड़ा डिस्क्राइब करेंगे? ओके। हम लोग की सबसे पहली इसमें जो भरतिया कलेक्शन रिटेल वेंचर थी, ये लगभग हम लोग 1 अप्रैल 1996 में 1996 से शुरुआत किया, जो ऑलमोस्ट अभी मेरे 30 साल हो जाएगी। बहुत बढ़िया। ये जो जर्नी रही है हमारी, फुल ऑफ लर्निंग, ग्रोथ, कुछ सेटबैक्स, मार्केट कंपटीशन, और ये एक रियलाइजेशन रही है कि सिर्फ एफर्ट अलोन इज नॉट एनफ, हमें सिस्टम्स की भी रिक्वायरमेंट है। इसी क्रम में 5 साल पहले हम लोगों ने वीर कुंवर शाह का भी स्थापना किया। ये हमारी एक ड्रीम स्टोर रही है, क्योंकि एथनिक वेयर में लोग के पास प्रीमियम सेगमेंट के अलावा कोई ऑप्शन नहीं थे। तो हमने इसकी स्थापना करी और बहुत अच्छा सक्सेस रहा हम लोग का। और अब हम लोग इस वीर कुंवर शाह पर ही फ्रेंचाइजी मॉडल पर काम कर रहे हैं। और भारतीय कलेक्शन में भी हम लोग, चूंकि ये फैमिली वियर स्टोर है, इसमें हमें 30 सालों का अनुभव है। तो हम लोग इसको होलसेल डिस्ट्रीब्यूशन और ई कॉमर्स वेंचर में भी इंटर करने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी सोच है सर आपकी, बहुत बढ़िया आप कर रहे हैं। आप अपनी कंपनी में क्या क्या प्रोडक्ट्स और सर्विसेज देते हैं अपने क्लाइंट्स को, और आपके जो टारगेट क्लाइंट्स हैं वो कौन हैं, किस कैटेगरी के हैं, थोड़ा सा इसको भी बताइए। ओके। हम लोग फैमिली वियर स्टोर है हमारी मेनली, जो फैशन से रिलेटेड है। और हम लोग का एक शुरू से ध्येय रहा है कि क्वालिटी प्रोडक्ट्स हम लोग अफोर्डेबल प्राइस में क्वालिटी प्रोडक्ट्स अपने कस्टमर्स को दें। और साथ में मेंस एथनिक वियर है, वेडिंग कलेक्शंस हैं, विंटर वियर कलेक्शंस है, और ओकेजनल वियर कलेक्शंस हम लोग अपने कस्टमर्स को देते हैं। हमारे टारगेट कस्टमर्स मिडिल क्लास कस्टमर्स है और एस्पिरेशनल फैमिलीज है, जिनको जो ट्रस्ट को, गाइडेंस को और वैल्यू फॉर मनी को वैल्यू देते हैं। बहुत बढ़िया। और आपके बिजनेस को क्या ऐसी चीजें हैं जो डिफरेंट बनाती हैं दूसरों से, क्योंकि इस कैटेगरी में मुझे लगता है कि जी बहुत लोग ये काम बिल्कुल। को कर रहे हैं, तो आप कैसे डिफरेंट हैं दूसरों से? जी बिल्कुल। जैसा कि मैंने बताया कि हम लोग 3 डेकेड से हम लोग बिजनेस में हैं। और हम लोग कैसे दूसरे से डिफरेंशिएट करते हैं, सबसे पहले हम लोग की जो कस्टमर रिलेशनशिप है वो काफ़ी डीप है।
और हमारे यहाँ जैसे दादा ले रहे हैं, उसके बेटे ले रहे हैं, अब जैन जी ले रहे हैं, वो सभी एक पूरा खानदान हमसे इस तरह का हमारा रिलेशनशिप बना हुआ है। और सेकंड, एथिकल सेलिंग। आज के डेट में कई बार ह्यूज प्रॉफिट क्या सोच से लोग इंटर करते हैं और कस्टमर्स को चीट करते हैं। हम लोग उसको आज तक उसको मेंटेन कर कर रखे नहीं, हम लोग क्वालिटी प्रोडक्ट्स अफोर्डेबल प्राइस में बेचेंगे। तीसरा, लोकल अंडरस्टैंडिंग। क्या बिकता है, क्या बिक रहा है, क्या ट्रेंड है, ये हम लोग एक मेंटेन करते हैं। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि डाटा में हमारा मास्टरी है। और एक अब जो हमारा एक इंटेंट इसमें आया है, जो अगेन हम लोग बाजार से डिफरेंशिएट करना चाहते हैं अपने आप को, कि इसी ट्रेडिशनल रिटेल को हम लोग एक स्ट्रक्चर्ड सिस्टम ड्रिवन बिजनेस में लाना चाहते हैं। और वो हम लोग का एक की पॉइंट होगा। अभी ये हम लोग पर डिपेंडेंट है, ओनर्स पर डिपेंडेंट है। इसको हम लोग सिस्टम ड्रिवन बनाना चाहते हैं, जो अगेन एक बड़ा डिफरेंशिएटिंग पॉइंट होगा। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात। अब ये बताइए सर कि अभी आपके करंट बिजनेस में सबसे बड़े चैलेंजेस आप क्या फेस कर रहे हो, जिसको आप एलिमिनेट करना चाहोगे, दूर करना चाहोगे? जी बिल्कुल, ये बहुत अच्छा आपका सवाल है। इसमें हम लोग का बिजनेस में सबसे बड़ा भी जो प्रॉब्लम्स, जो बिगेस्ट चैलेंजेस है, प्रॉब्लम्स में नहीं बोलूंगा, चैलेंजेस है। एक है, एक नंबर में फाउंडर डिपेंडेंसी। अभी जो मुझ पर हर डिसीजन मुझ पर होते हैं, मुझे ही बताने हैं कि मार्केटिंग कैसे करना, मुझे सोशल एवरी कोर एरियाज में फाउंडर पर डिपेंडेंट है। लैक ऑफ सिस्टम्स हैं अभी हमारे पास, अभी अकाउंटेबिलिटी वीक है। अ, फिर टाइम लीकेजेस है, देर से आ रहे हैं या फिर लंच देर से कर रहे हैं, तो वो कहीं न वो टाइम लीकेजेस हो रही है। प्लस कैश फ्लो का स्ट्रेस रहता है। और एक सबसे बड़ा चैलेंज जो मुझे महसूस हुआ आफ्टर ज्वाइनिंग दिस, कि स्ट्रक्चर्ड मॉनिटरिंग का एब्सेंस है। तो ये बिगेस्ट चैलेंजेस जो आज मुझे जो फेस हो रही है बिजनेस को, ये सब है। बिल्कुल। अ, लगभग सभी एमएसएमई कॉमन, एमएस एमएसएमई में सब में ये चैलेंज रहता है। और जी डेफिनेटली कोटा मीट के बाद ये चैलेंजेस दूर हो जाएंगे, वी होप जी सो। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं कि अगर सब कुछ सही चलता रहा, सब कुछ चीजें बढ़िया हो गई, तो आने वाले 5 से 10 सालों में आप अपने बिजनेस को कहाँ देख रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं इसे अगले 5 से 10 सालों में एक प्रोफेशनली मैनेज्ड बिजनेस देख रहा हूँ, जहां पर हमारी सभी वर्टिकल्स जो है, चाहे वो रिटेल हो, चाहे होलसेल हो, चाहे ई कॉमर्स हो, चाहे फ्रेंचाइजी है, चाहे एक्सपोर्ट्स है, सबका अपना प्रोफेशनली ड्रिवन बिजनेस हो, मल्टी वर्टिकल एंटरप्राइज हो, जिसमें मैं स्ट्रेटजी पर वर्क करूं, नॉट डेली फायर फाइटिंग पर। जी बहुत बढ़िया। आइए अगले सवाल में चलते हैं सर। अगर कोई ऐसा सपना या कोई ऐसा इम्पैक्ट करना चाहिए कि आप देखना चाहेंगे अपने कस्टमर्स पे, एम्प्लॉय पे या सोसाइटी पे, जो आपका बिजनेस डाल सके, तो वो क्या होगा? जी, कहीं ना कहीं आज जो एम्प्लॉयज हमारे यहाँ जुड़ रहे हैं, वो अपने ब्रेड एंड बटर के लिए जुड़ रहे हैं। मैं ऐसी एक ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहता हूँ, टाटाज, बिरलास के जैसे, जिसमें एम्प्लॉयज, हमारे यहाँ लोग जुड़ना चाहे कि मुझे इस ऑर्गेनाइजेशन में काम करना है। तो वो एक एम्प्लॉयज का एक ग्रोथ हो, और सोसाइटी में एथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस हो, और कस्टमर का इमेंस ट्रस्ट हो। तो ऐसे तो सपने बहुत हैं, मतलब अ, कि ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बनाए, 10 साल के बाद सुपर सक्सेसफुल बिजनेस बनाए, जिसमें हम एक इम्पैक्ट
सोसाइटी में क्रिएट कर पाए, चाहे स्कूल्स खोले, चाहे क्लिनिक्स खोले, सोसाइटी के लिए एक वैल्यू जनरेट करें, नॉट जस्ट प्रोडक्ट्स सेल करें। ये एक सपना है, एक एक इम्पैक्ट, इस तरह का इम्पैक्ट मैं क्रिएट करना चाहता हूँ। जी। बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छी सोच है। बहुत कम बिजनेसमैन हैं जो इस तरीके से सोचते हैं। आपकी सोच को वाकई में सलाम है, बढ़िया है। थैंक यू अब सर। अब मुझे बताइए कि किस तरह की लेगेसी आप अपने बिजनेस के पीछे छोड़ के जाना चाहेंगे। क्या लेगेसी क्रिएट करना चाहेंगे आप। जी, जैसा कि मैंने बताया कि मैं एक इंट्रोडक्शन में ऐसा नहीं बता पाया था कि मैं एक फुल टाइम सोशल वर्कर था बिजनेस में आने से पहले, या बिजनेस के साथ साथ। और मैंने बहुत इम्पैक्टफुल सोसाइटी में इम्पैक्टफुल वर्क किए हैं, रिलेटेड टू कैंसर केयर, रिलेटेड टू फॉरेस्ट्रेशन, पौधारोपण, रिलेटेड टू जेन्युइन वर्क, रिलेटेड टू ऑर्गेनाइजिंग मैसिव ब्लड डोनेशन कैंप्स। तो मेरा हृदय फिलेंथ्रॉफी में भी के लिए भी धड़कता है। तो मेरे लिए वैल्यू क्रिएशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे कई एग्जाम्पल्स हम देखते हैं वर्ल्ड में कि बिजनेस भी बड़ा बिजनेस रहा, और एक बड़ा सोशल इम्पैक्ट भी एंटरप्रेन्योर ने क्रिएट किया। विदेशों में भी ऐसे एग्जाम्पल्स, इंडिया में हमारे टाटा ग्रुप में वैसा बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट किया है। तो ऐसा मैं एक वैल्यू बेस्ड स्केलेबल इंटरप्राइज चाहता हूँ, करना चाहता हूँ, जो ग्रो करे विदाउट लूजिंग इट्स सोल। बहुत जी। बढ़िया। कोई ऐसे स्पेसिफिक माइलस्टोन हैं जो आप अचीव करना चाहेंगे, जैसे रेवेन्यू हो गया, या बिजनेस को स्केल करना हो गया, या इंडस्ट्री को रिकॉग्नाइज करना हो, कुछ भी ऐसा कोई स्पेसिफिक हो तो आप बता जी, सकते मैंने एक बनाया था कि अगले जैसे 3 से 5 साल, 5 से 3 से 7 साल में ये पांचों एरिया एक ऑटोनोमस बिजनेस के रूप में फंक्शन करे, चाहे वो रिटेल बिजनेस हो, चाहे होलसेल डिस्ट्रीब्यूशन का काम हो, चाहे ई कॉमर्स हो, चाहे एक्सपोर्ट्स हो, चाहे फ्रेंचाइजी वर्क हो। तो एक ऐसे फिगर मैंने डाला था कि 2035 तक 1,000 करोड़ रुपीस का ये बिजनेस अंपायर हो, और डबल डिजिट ग्रोथ से ईयर ऑन ईयर ग्रोथ करे बिजनेस, और पूरे देश में हर डिस्ट्रिक्ट में हमारे स्टोर्स, पूरे हमारे हिल्स कार्ट के थ्रू भी अ, हर डेस्टिनेशन में इसके अपनी फ्रेंचाइजी हो, और लोगों को हेल्प करे। इस तरह का एक एक पूरा इकोसिस्टम बनाया हुआ है दिमाग में। तो अ, ऐसा मैं चाहता हूँ, प्रॉपर वो बना हुआ ही है वैसा, कि 3 साल में ऐसा होना चाहिए, 5 साल में ऐसा होना चाहिए, और 10 साल में ऐसा होना चाहिए। तो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। यस। हैं। थैंक यू। चलते हैं, हम अगले क्वेश्चन के लिए चलते हैं। आप पानी वानी लेना चाहे तो ले सकते हैं। ओके ओके, थैंक यू। अगर एक शब्द में या एक सेंटेंस में आपके बिजनेस का कोर पर्पस क्या है, क्यों ये बिजनेस आप कर रहे हैं, ये आप बताइए। हाँ, टू डिलीवर ट्रस्ट, वैल्यू एंड ऑनेस्ट गाइडेंस while building sustainable institutions। बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छी बात है। आप अभी अपने कस्टमर्स की कौन सी की प्रॉब्लम है जिसको सॉल्व कर रहे हैं। भी जो कस्टमर्स हमारे यहाँ आते हैं वो बहुत कंफ्यूज्ड होते हैं। तो हम एक स्ट्रक्चर्ड गाइडेंस के थ्रू हम लोग उनको गाइड करते हैं, उनकी मिसट्रस्ट को खत्म करने का प्रयास करते हैं, सर्विस फास्ट देने का प्रयास करते हैं। और इसी 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 तरह से ये, मतलब उनको
बाइंग गाइडेंस के रूप में उनको हेल्प करते हैं। तो इससे कस्टमर का हमारे जो खासकर सेकेंड स्टोर में रिपीट परचेज बहुत है, रिपीट कस्टमर्स आते हैं, रेफरल्स बहुत है। ये एक मुझे लगता है कि की प्रॉब्लम्स हम लोग एक सॉल्व कर रहे हैं। और हमारा एक कोर विजन हम लोग बोलते हैं टू प्रोवाइड क्वालिटी एंड इनोवेटिव सॉल्यूशंस टू आवर कस्टमर्स सो दैट दे कैन बी चीयरफुल एंड हैप्पी। तो यहाँ बेसिक पर्पस है कि क्वालिटी सॉल्यूशन देना। जैसे भारतीय कलेक्शन 25 सालों से एग्जिस्ट कर रही थी, फिर हम लोगों ने वहाँ एक गैप देखा कि एक मेंस एथनिक वियर स्टोर अगर किया जाए जो अफोर्डेबल प्राइस में, अभी शेरवानी मानेवर में कोई जाता है 25,000, 30,000, 40,000, 1-1 लाख रुपए का मिलता है। क्या उस टाइप के क्वालिटी क्या मैं एक अफोर्डेबल रेंज में ला सकता हूँ? तो हम लोगों ने ये कुंवर साहब, वीर कुंवर साहब स्टोर वीकेएस शुरू किया। अब तो यहाँ पर अभी भी लग रहा है कि यहाँ पर बहुत स्कोप है, इस पर हम लोग बड़े रूप में काम कर सकते हैं। अब हमारा एक थर्ड ड्रीम मैंने एक एक साल पहले लिखा था, काम नहीं हो पाया, स्टोर नहीं मिले मुझे वैसे, कि लेडीज वियर पर मुझे काम करना है। तो इस तरह से, तो एक इस तरह का एक प्रॉपर एक सॉल्यूशन मॉडल हो गया है ये, कि वो एक कंसेप्ट ही कस्टमर को दो। तो इस तरह से हम लोग अभी काम कर रहे हैं कि कस्टमर का रिक्वायरमेंट क्या है, और उसमें हम क्या सॉल्यूशन उसको दे सकते हैं। जी। एक्चुअली 13 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका आंसर भी आपने इसमें दे ही दिया है कि हाउ एग्जैक्टली डज योर बिजनेस ऐड वैल्यू टू पीपल्स लाइफ। जी। तो ये तो आपने सारी चीजें बताई ही दी है। जी, इसमें गाइडेंस देकर उनका हम लोग टाइम सेव करते हैं, मनी जी, सेव करते हैं, उनका स्ट्रेस को खत्म करने का कोशिश करते हैं, और एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं। बहुत अच्छा। ये ऐसा बहुत कम लोग कर रहे हैं। आज तो लोग सिर्फ बेचो और कैसे पैसा आए इसी पे चल रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा आप कर रहे हैं। थैंक यू सर। अब ये बताइए कि कोई कस्टमर आपको आपके ही मार्केट में दूसरों से ऊपर रख के क्यों चूज करना चाहेगा? देखिए वी हम लोग एक 3 डेकेड्स का बिजनेस, बहुत बड़ा बिजनेस, लंबा टाइम होता है। तो हम लोग एक रिलेशनशिप्स पर ही फोकस करते हैं रेदर देन शॉर्टकट्स पर। ये एक डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है हमारा। और ये कस्टमर जनरली आते हैं तो बोलते हैं कि हम आपके पास लेते आ रहे हैं, हमने लिया है, हमने 5 साल पहले लिया, हमने, मेरे पापा आते थे, मेरे पापा आप ही के पास आते हैं, मेरे। तो ये एक बहुत बड़ा हम लोग को सुकून देता है कि उसके पापा आते थे तो अभी आते हैं। तो ये एक रिलेशनशिप्स पर फोकस हम लोग बहुत फोकस होकर करते हैं। मतलब रिलेशन है तो बिजनेस तो आ ही जाएगा, धंधा तो आ जी ही जी, जाएगा। बिल्कुल। बिल्कुल सही बात है सर, सही लाइन है ये। अ, ऐसे टॉप 3 से 5 प्रिंसिपल या वैल्यू बताइए जो आपके बिजनेस को रन करते हैं, गाइड करते हैं, जो आपके हिसाब से टॉप 3 से 5, ज़्यादा भी हो सकते हैं, आप चाहें तो बताइए क्या वैल्यूज हैं ऐसे। एक बार फिर से बताइए, क्या बोले? व्हाट आर द टॉप 3 to 5 प्रिंसिपल्स और वैल्यूज दैट गाइड योर बिजनेस? जी, फर्स्ट है क्वालिटी। आई मस्ट गिव क्वालिटी प्रोडक्ट्स। आज की डेट में हर चीज का अल्टरनेटिव सस्ता अवेलेबल है बाजार में। हम लोगों ने आज तक इसको मेंटेन करके रखा है कि हमें क्वालिटी प्रोडक्ट डिलीवर करना है। सेकेंड है इनोवेटिव। क्या नया चल रहा है, क्या ट्रेंड में चल रहा है, तो हम लोग कांस्टेंट रूप से एक मार्केट रिसर्च करते हैं क्या चल रहा है, और उस पर वर्क करते हैं। हालांकि इसके अपने सेटबैक्स भी हैं। तो जब नया प्रोडक्ट आ जाता है बाजार में तो ओल्ड प्रोडक्ट लेने वाला नहीं होता है। तो वो एक कांस्टेंट चैलेंज है, हम लोग अभी फेस कर रहे हैं कि इसको कैसे हैंडल किया जाए। इस पर आज भी कई लोगों से बातचीत हुई है। फिर कस्टमर का चीयरफुलनेस बहुत इंपॉर्टेंट है, कस्टमर हैप्पी रहे हमसे। तो इस पर भी काम करते हैं हम लोग। हालांकि इसमें कई बार कस्टमर हमसे बार्गेनिंग में आते हैं कि नहीं हमें कम करो।
पर भी काम कर रहे हैं कि इस पर कैसे इसको कर सकते हैं। और लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स, ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। रिलेशनशिप्स को हम लोग बहुत वैल्यू करते हैं। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो हम लोग की गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं। बहुत बढ़िया सर। और ये वैल्यूज कैसे आपके डे टू डे ऑपरेशंस पे, डिसीजंस पे और कस्टमर सर्विस पे इम्पैक्ट डालते हैं, इसको थोड़ा डिस्क्राइब करिए। जी जी। मैंने एक कोर वैल्यूज में एक चीज, दो तीन चीज और मिस कर गई थी। जैसे कंटिन्यूअस लर्निंग मेरा लर्निंग अप्रोच है। तो मैं अपने स्टाफ्स को भी पर भी देखता हूँ कि वो लर्निंग पर काफी ध्यान दें। तो कुछ नॉन नेगोशिएबल वैल्यूज भी है हम लोग। जैसे हम लोग डिसऑनेस्टी को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। कुछ एस्पिरेशनल वैल्यूज भी है नॉन नेगोशिएबल, जैसे इनडिसिप्लिन, डिसरेस्पेक्ट, ब्लेम शिफ्टिंग। तो ये इम्पैक्ट ऐसे पड़ता है कि वहां पर जो एम्प्लॉयज है, जब मैं नहीं रहता हूँ शॉप में या स्टोर्स में, दोनों जगह तो सेम टाइम पर नहीं रहता हूँ, तो वो ध्यान रखते हैं कि गलत माल कस्टमर्स को नहीं दे दे। तो इससे ये होता है कि कस्टमर का विश्वास बना रहता है। और ये अगेन एक इस एस्पिरेशन है कस्टमर फर्स्ट। हालांकि इस पर काम चल रही है कि कस्टमर को कैसे खुश रखा जाए। तो इस पर ऑलरेडी ऐसे बहुत काम हो चुका है। कस्टमर कभी भी कोई कंप्लेन लेकर आता है तो उसको कोशिश करते हैं कि उसको रेस्पॉन्स अच्छे से अच्छे तरीके से दे। और लर्निंग से ये हुआ है कि बाजार में इतनी कंपटीशन होने के बावजूद हम लोग अभी भी सस्टेनेबल ग्रोथ कर पा रहे हैं। हालांकि कई बार मिड टर्म चैलेंजेस आते हैं, जैसे कोई नए स्टोर खुल गए बड़े लार्ज स्केल पर, तो इम्पैक्ट होता है। तो उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं, लेकिन एक हिम्मत बनी रही है, करेज बनी रही है कि नहीं, हम लोग इसको, इस सिचुएशन को भी पार कर जाएंगे। जी। बहुत बढ़िया। आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में किस तरह का वर्क वर्क कल्चर चाहते हैं, देखना चाहते हैं, जो कंटिन्यू रन करे उसके हिसाब से आपकी ऑर्गेनाइजेशन। एक सबसे बड़ा मैं वर्क कल्चर चाहता हूं अकाउंटेबिलिटी का, गोल सेटिंग का, कि नहीं, इतना तो मुझे इस सेगमेंट में करना है। तो अभी क्या हो रहा है, ये चीज मिसिंग है मेरे एरिया में, कि अ, एक सेगमेंट में ग्रोथ हो रहा है तो दूसरा सेगमेंट पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। तो मैं, जैसे दूसरा सेगमेंट का मतलब हो गया कि अभी विंटर वियर बिक रहा है, तो वो मेंस वियर पर कम ध्यान जा रहा है। तो कैसे उसको एक मैनेज किया जाए, कैसे उसको अकाउंटेबल किया जाए, नहीं भाई मेंस वियर तो मेरा कोर है, इसको हमको नहीं छोड़ना है, या गर्ल्स वियर या किड्स वियर। तो कैसे उस एम्प्लॉय को, उस पर्सन को अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करे, कैसे उसको गोल दिया जाए। तो ये एक यहाँ पर समझ में आ रहा है। और आपने क्या, एक बार सवाल को फिर से रिपीट करेंगे प्लीज? किस तरह का वर्क कल्चर आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में देखना चाहते हैं? जी। सेकेंड चीज है, ये अकाउंटेबिलिटी है सबसे बड़ा वर्क कल्चर। फिर है थोड़ा सा टाइमली अटेंडेंस का इश्यूज हो आ रखा है। तो भाई सब अपने प्रोफेशनली टाइम पर आए, टाइम पर जाए, लंच टाइम पर करें, इस तरह से देख रहे हैं। तीसरा चीज है कि जैसे वो अपनी सैलरी के प्रति एम्प्लॉयज अगर कंसर्न रहते हैं कि मुझे ईयर ऑन ईयर ग्रोथ मिले, तो वो ग्रोथ के प्रति भी रहे, गोल पर भी रहे, नहीं ये ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हमें मिले। इस टाइप से कल्चर को मैं इंश्योर, ग्रोथ ग्रोथ रिलेटेड, नॉट इंडिविजुअल ग्रोथ रिलेटेड, बट कलेक्टिव ग्रोथ के लिए वो सब सोचे। जी। वो बहुत एक बढ़िया। ओनरशिप जो हम लोग पढ़े थे मुंबई में भी, कि एक ओनरशिप ले, वो अकाउंटेबल बने। जी। बहुत अच्छा। और ऐसी क्या चीजें हैं जो आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे, जो आपके एथिक्स के बाहर हो? कोई ऐसा बिहेवियर, कोई ऐसी चीज
जो बिल्कुल नॉन नेगोशिएबल है, जिससे आप कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। जी वो जैसे मैंने बताया, नॉन नेगोशिएबल में डिसऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, तो अभी तक वैसा सिचुएशन नहीं आया है। अ, आता है तो नजर में आ जाता है इनडिसिप्लिन, डिसरेस्पेक्ट टू दी ओनर्स, क्योंकि बिजनेस बनाया हुआ है शुरू से, तो वो जब, और वो डिसरेस्पेक्ट जब चालू हो जाता है तो वो नजर आ जाता है कि वो बंदा अब छोड़ने वाला है, तभी वो डिसरेस्पेक्ट कर रहा है, वो अपना फ्यूचर नहीं देख पा रहा है। ब्लेम शिफ्टिंग, वो किया, इस तरह से अ, जो होता है, अ, ये भी एक हमारा नॉन नेगोशिएबल है हमारा। और थोड़ा सा रिपीटेड मिस्टेक्स होता है विदाउट लर्निंग, तो ये लगता है अनएक्सेप्टेबल है ये। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम। आप अपने बिजनेस के अगले 6 से 12 महीनों के लिए क्या गोल सेट किया है आपने कुछ? हम लोग कितने नंबर क्वेश्चन में हैं अभी? अभी हम लोग 19 नंबर पे। अच्छा, जस्ट अ मोमेंट प्लीज। यू कैन टेक योर टाइम सर। हाँ, आपने पूछा कि व्हाट आर द की बिजनेस गोल्स। फॉर द नेक्स्ट 6 to 12 months। जी, ये आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है। इसमें जो शॉर्ट टर्म है हमारा, 1 से 3 महीने का, तो मैंने एक सोचा है कि इसको सबसे पहले सिस्टम एंड कंट्रोल, मेरा अभी इन्वेंट्री मैनुअल है, मतलब वो स्टॉक में है लेकिन वो प्रॉपर नहीं है। तो हमने एक इस पर अभी 3 महीने पहले जोहो में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, लेकिन रस सीजन था तो उसमें काम नहीं हो पाया, तो अभी दिसंबर से उस पर उसको सारी स्टॉक को एसकेयूज में डिफाइन कर कर उसको जोहो में अपलोड करने का से टारगेट किया है, ताकि इन्वेंट्री हमारे कंट्रोल में आ जाए। फिर हमारी मार्केटिंग और लीड मैनेजमेंट को सिस्टमाइज करने का है, जिसमें सोशल मीडिया में कैलेंडर बनाना, सीआरएम, एड ट्रैकिंग, फॉलोअप्स, इस पर काम हो। फिर इन हाउस ट्रेनिंग चालू करना, जिसमें वीकली ट्रेनिंग मिले, और उनके क्या वो सीख रहे हैं वो असेसमेंट में आए। और सेल्स, बिलिंग, स्टॉक, कस्टमर डाटा और डेली रिपोर्टिंग का एसओपी हो। ये मेरा 1 से 3 महीने का है। और 3 से 6 महीने का है कि एक नया स्टोर और खोले, एक वीर कुंवर सा के नाम से मेंस एथनिक वियर का, कोई भी सबअर्ब्स में, जो बहुत अच्छा है, जिसका बिजनेस चल रहा है। और दूसरा एक वुमेन्स एथनिक वियर और कैजुअल वियर आउटफिट का एक मैंने ब्रांड नेम सोच रखा है, उसके नाम से स्टोर चालू करें। और अ, अभी जो एक इशू आ रखा था, जैसे फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी का, उसको सॉल्व करें ये 3 से 6 महीने में, जिसमें डेली कैश ट्रैकिंग हो। और जो अभी थोड़ा सा डिले चल रहा है सप्लायर पेमेंट साइकिल, उसको एक रेस्पेक्टेबल पोजीशन में लाए। तो और डेली कैश फ्लो का रिव्यू करें। तो एक वो कर रखा है। और 6 से 12 महीने का हमने हमने एक लैंड परचेज किया था 2 साल पहले, कमर्शियल लैंड। तो उस पर स्टोर, अपना नया स्टोर डेवलप करें, उस पर काम चालू करें। फिर ऐसा ऐसे बनाया हुआ है कि हर क्वार्टर में कम से कम एक नया स्टोर आना चाहिए। और फिर ये डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस चालू किया था, लेकिन लॉन्च नहीं हो पाया, उसमें मल्टीपल प्रॉब्लम्स आ गए थे स्टाफ के जाने के बाद। तो वो एक वापस एक पूरे डिस्ट्रिक्ट में वापस चालू हो। और फिर एक एक्सपोर्ट का एक सेपरेट डिवीजन चालू करें, क्योंकि एक्सपोर्ट पर अभी गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है, बहुत ज़्यादा फोकस है, और एक तरह का कैश काउ ही होता है। और हिल्स कार्ट का एक कोर टीम, 1 या 2 लोगों का
एक उसको भी लॉन्च करें, और कुछ कम्युनिटी बेस्ड सी कॉमर्स, जो अभी एक नया टर्म आया है, उस पर इनिशिएटिव चालू करें। ये मेरा 6 12 मंथ्स तक का प्लान है। बहुत बढ़िया। और अगर इसी को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए मीडियम टर्म, जैसे 1 से 3 साल, या लॉन्ग टर्म में 3 से 10 साल के गोल भी आपने बनाए होंगे। जी जी जी, मैंने जब वो अपना बनाया था तो उसमें मैंने एक लिखा कि भाई, कि 1 से 3 साल के अंदर में अपना वीर कुंवर शाह का 10 से 25 स्टोर होना चाहिए, और इस 10 से 25 स्टोर में तीनों फॉर्मेट हो: फैमिली वियर स्टोर, लेडीज वियर प्रिंसेस स्टोर, और मेंस वियर का, मेंस एथनिक वियर का वीर कुंवर सा। तो ये, इससे बहुत सारी विजिबिलिटी आ जाएगी और ऑपरेशनल एफिशिएंसी आ जाएगी। तो इसका प्लान है कि रिटेल बिजनेस में 1 से 3 साल में 20 करोड़ रुपए का बिजनेस आना चाहिए मिनिमम। सेकंड है, इस 1 से 3 साल में एक्सपोर्ट पर भी काम करें। और ऐसे मैंने एक फिगर लिखा लिखा है, क्योंकि एक्सपोर्ट पे जरूरी नहीं मैं कपड़ा ही करूंगा। हम लोग का एक पुराना खानदानी काम रहा हुआ है, जिसमें हमारी हमारा हमारा माइका एक्सपोर्ट पर हम लोग एक बड़े प्लेयर थे इंडिया लेवल में। उसके बाद कुछ प्रॉब्लम्स आ गया था तो बिजनेस बंद हो गया था। तो एक मैंने एक लिख रखा है, एक्सपोर्ट में भी हमारा 10 करोड़ का बिजनेस आए। फिर होलसेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन में भी एक मैंने एक फिगर लिख रखा है कि 10 करोड़ का 3 साल में एक होलसेल डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस बने। फिर इसी तरह से ऑनलाइन ई कॉमर्स में भी, वेबसाइट और मार्केट प्लेसेस में भी 10 करोड़ तक का बिजनेस आए। फ्रेंचाइजी में भी हमने एक इस तरह से कर रखा है कि एक रॉबस्ट ऑटोमेटेड स्केलेबल फ्रेंचाइजी सिस्टम बने। और तो ओवरऑल एक फाइनेंशियल टारगेट लिखा है कि इस नेक्स्ट 3 साल के कंप्लीट होते होते 50 करोड़ का कम से कम एनुअल रेवेन्यू आना चाहिए, और इसमें 7 से 10% का नेट प्रॉफिट मार्जिन आना चाहिए। और इसके अलावा एक हमारा जो हिल्स कार्ट का वेंचर है, उसमें ऐसा प्लान कर रखा है कि अगर ये ऑटोमेटेड हो जाता है हमारा अलग अलग बिजनेस वर्टिकल, तो हिल्स कार्ट को भी लॉन्च करें, तो इसका भी 3 साल के अंदर में मिनिमम 50 लाख से 1 करोड़ का बिजनेस आना चाहिए। जी। बहुत बढ़िया। और थोड़ा लॉन्ग टर्म में अगर हम जाएं 10 साल तक के लिए तो। 10 साल में ऐसा हमने किया है कि ये चूंकि सारे सिस्टम में आएंगे, ये सारे बिजनेस और ऑटोनोमस पर काम चलेगा, तो ये 10 साल में मिनिमम ये 10x होना चाहिए। ओके। तो इसमें दो इंटरप्राइजेज में हम फोकस करेंगे। भारतीय इंटरप्राइजेज में ये सारे फ्रेंचाइजी और रिटेल होलसेल डिस्ट्रीब्यूशन आएगा, और सेकेंड हिल्स कार्ट को एक ग्लोबल हीलिंग इकोसिस्टम के रूप में डेवलप करने का विचार है। और इस 10 साल में हिल्स कार्ट को डॉलर टर्म में यूनिकॉर्न बनाने का विचार है। ओके। जी। बहुत बढ़िया। बहुत अच्छे गोल्स हैं सर। मैं भी काफी इंस्पायर्ड हो रहा हूँ इनको सुन के। अरे अरे, ये सारे सुबह सुबह का जनरेशन है। अब देखो इस पर क्या कैसे काम होता है। अभी तो डेफिनेटली होगा, और मिलके करेंगे, सब मिलके करेंगे, सब एक जी दूसरे के जी साथ है। अब मुझे ये बताइए कि आपके कुछ पर्सनल गोल्स भी होंगे। जी जी बिल्कुल। वो बिजनेस गोल्स मैं के अभी, साथ अलाइन करते जी हैं बोलिए। वो, या इन्फ्लुएंस करते हैं, दोनों आपस में मैच कर रहे हैं? वो बताइए मुझे। जी। मैं अभी कई जब से ये बिजनेस पर काम कर रहे हैं, तो सोशल मीडिया भी मुझे इनपुट्स देते रहती है। तो मैंने अभी पढ़ा था कि हमारे जो सबसे बड़े इंस्पिरेशन है मॉडर्न इंडिया के, धीरू भाई अंबानी, वो हर दिन 5 बजे सुबह उठते थे और प्रतिदिन वॉकिंग करते थे और प्रतिदिन जिम जाते थे। तो मुझे एक ये समझ में आया कि, और उनके बच्चे भी सेम रूटीन को फॉलो करते हैं। तो मुझे एक ये समझ में आई कि जनरली हम लोग बिजनेसमैन अपने हेल्थ को और अपने मेंटल हेल्थ को नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो मुझे इन वर्षों में, नेक्स्ट वर्षों में अपना एक हेल्दी बॉडी चाहिए, हाई एनर्जी बॉडी।
मैंने अभी एक आर्टिकल पढ़ा था कि धीरू भाई अंबानी 18 घंटा 20 घंटे काम करते थे। तो उससे मुझे बहुत इंस्पिरेशन हुआ कि क्योंकि हाई एनर्जी, हाई कैसे करते थे वो, तो हाई एनर्जी रहे। मैं डेली मेडिटेशन को अपने रूटीन में लाना चाहता हूं, जिससे मैं अपने स्ट्रेस को मैनेज कर पाऊं, और साथ में स्पिरिचुअल ग्रोथ भी। साथ में मैं अपने फैमिली के साथ एक नर्चरिंग रिलेशनशिप, एक लविंग सपोर्टिंग सपोर्टिव रिलेशनशिप चाहता हूं। ऐसा नहीं हो आगे बढ़ने के क्रम में परिवार छूट जाए, ऐसा नहीं। ये वो मेरे लिए रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। साथ में एक हाई क्वालिटी सर्कल ऑफ फ्रेंड्स हो, जिसका सक्सेस माइंडसेट हो, ग्रोथ लर्निंग, जो ऑलरेडी मैं उस सर्कल में हूं। और एक पर्सनल गोल है कि मैं अगले 10 सालों में 100 कंट्री विजिट करूं। मेरा ट्रेवल करना बहुत एक इन्नेट नेचर है, लोगों से मिलना, ट्रैवल करना। मैं अभी तक भारत देश में ही 28 स्टेट में, मैं 20 स्टेट्स को क्रिस क्रॉस कर चुका हूं। और इस साल से मेरी विदेश यात्रा भी शुरू हुई है। तो ट्रैवल करना, विभिन्न कंट्रीज में जाना, इस तरह से मेरा पर्सनल गोल मैंने बनाया है। और जो एक बिजनेस में जो बिजनेस का भी एक विजन बनाया, उसमें एक एक्सपोर्ट एंगल भी जो डाला, उसका भी एक प्राइमरी पर्पस था कि ये मेरे ट्रैवल को अलाइन करे। और क्योंकि ये बहुत एक एक एक्सपेंसिव ही होता है, तो ये दोनों एक दूसरे को मैच करें। जी। बहुत बढ़िया, आपने दोनों गोल्स को मैच किया है। अब मुझे ये बताइए कि आप सक्सेस को अपने लिए और अपने बिजनेस के लिए कैसे डिफाइन करते हैं? आपके लिए सक्सेस के मायने क्या हैं? जी। अ, भारतीय इंटरप्राइजेस एक ऑटोनोमस इंटरप्राइज बने, 100 से 500 करोड़ रुपया का बीच में, तो मेरे को लगेगा कि ये एक सक्सेसफुल वेंचर हमने क्रिएट किया। लेकिन जहां वो मेरा पैशन है, हिल्स हिल मित्रा, वो एक 10,000 करोड़ रुपीस का स्टार्टअप बने, जो मैंने बोला था $1 बिलियन यूनिकॉर्न। और हिल मित्रा, इसमें जो कंसेप्ट है, हर घर में एक हिल मित्रा हो, एक हीलिंग फ्रेंड हो। ऐसे कई प्रॉब्लम्स है लोगों के, जो लोग किसी के सामने शेयर नहीं कर सकते। तो जब हर घर में एक हीलिंग फ्रेंड होगा, जो हमारी प्राचीन वैदिक चीजें हैं, हर घर में जागरूक रूप से जाएंगी, ट्रेन रूप में जाएंगी, इकोनॉमिकल वे में जाएंगी, तो एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होगा दुनिया में। तो मैं उसे एक कमर्शियल वेंचर, सोशल इंटरप्राइज के रूप में उसको देखना चाहता हूं। तो ये मेरे लिए एक सक्सेस होगा। तीसरा, बिजनेस रन करे मेरे पर डेली डिपेंडेंसी के बिना, तो मैं इसे सक्सेस डिफाइन करूंगा। फाइनेंशियल एबंडेंस के साथ साथ पीस, हेल्थ, फ्रीडम और सोशल इम्पैक्ट हो। और एक ऐसा लाइफ जहां पर इनर ग्रोथ, सबकी इनर ग्रोथ हो, सब रिलेशनशिप में काम करे, और मेरे लिए ग्लोबल एक्सप्लोर करूं मैं, तो मैं इसे सक्सेस डिफाइन करूंगा। जी। ये बहुत 10 साल का व्यू है मेरा। डेफिनेटली आप अचीव करेंगे सर। थैंक यू सर, थैंक यू। अभी आप अपनी करंट टीम के बारे में थोड़ा ब्रीफ में बताइए कि क्या डिपार्टमेंट्स हैं, क्या उनके रोल्स हैं, इसको थोड़ा सा डिफाइन करिए। जी। तो करेंट टीम में क्या है कि अभी हमारा जो करंट स्ट्रक्चर है, उसमें ये डिपार्टमेंट्स है, परचेज है, अकाउंट्स है, जीएसटी कंप्लायंस है, 3 4 सेल्स टीम है, स्टोर मैनेजमेंट है, सीआरएम है, मार्केटिंग है, सोशल मीडिया रिव्यू है, डाटा एनालिसिस और रिपोर्टिंग है, ऑपरेशंस और डिसीजन मेकिंग है, ब्रांडिंग है, एचआर है, बैक ऑफिस गोडाउन है। ये टोटल अभी मेरे 13 डिपार्टमेंट है। इसमें
अभी जो करंट स्ट्रक्चर है ये फाउंडर सेंट्रिक मॉडल है। परचेज में और मेरा एक स्टाफ है, वो रामू है, वो देखता है। क्या मुझे सबका डिटेल में बताना है? नहीं, आप सबका ऐसा बहुत डिटेल में जानेंगे, बट आप डिपार्टमेंट्स और रोल्स को आप डिटेल में बता। अच्छा, तो इसमें क्या है, डिपार्टमेंट में जैसे सेल्स एग्जीक्यूटिव से उनका रेवेन्यू जनरेशन और कस्टमर एक्सपीरियंस का रोल है। स्टोर मैनेजर डेली डिसिप्लिन, टीम कंट्रोल और एग्जीक्यूशन पर ध्यान देते हैं। परचेज जो है वो राइट बाइंग करे, स्टॉक टर्नओवर मेंटेन करे, मार्जिन कंट्रोल हो। अकाउंट्स और फाइनेंस में कैश फ्लो हो, सप्लायर पेमेंट टाइमली हो, कंप्लायंस पर ध्यान दें। एचआर में हायरिंग, डिसिप्लिन, ट्रेनिंग, रिटेंशन, इस पर काम होता है। टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर जो है इस पर इन्वेंट्री, सीआरएम, रिपोर्टिंग सिस्टम, इस पर काम होता है। डाटा एमआईएस डिपार्टमेंट में मेजर रोल मेकिंग, डिसीजन मेकिंग सपोर्ट के लिए हम लोग इस पर ध्यान देते हैं। मार्केटिंग और सोशल मीडिया में मेजर विजिबिलिटी, लीड्स जनरेशन, ब्रांड रिकॉल और ब्रांडिंग में पोजीशनिंग और डिफरेंशिएशन, ये मेजर क्रिटिकल रोल्स है। ओके, ठीक है। आप अभी अपने बिजनेस में ऐसे कौन से रोल्स फील कर रहे हैं जो मिसिंग हैं, या उनमें और बेटर क्लैरिटी चाहिए, या वो और कोई चीज ला सकते हैं, ऐसा क्या आप बताना चाहेंगे? जी, इसमें अभी मेरे पास जो मिसिंग रोल है वो है एक डेडिकेटेड सीआरएम या एग्जीक्यूटिव नहीं है, जो जो लीड्स आते हैं उसको फॉलोअप नहीं हो पाता है डेडिकेटली। हमारे पास ई कॉमर्स में बहुत आते हैं लेकिन उसको फॉलोअप नहीं हो पाता है। सेकंड, एक ये ऑफिस कोऑर्डिनेटर हमारा मिसिंग है, अ, जिसके कारण डेली फायर फाइटिंग, एचआर कोऑर्डिनेशन, टैक्स सीआरएम कोऑर्डिनेशन, एम्प्लॉय ट्रैकिंग, ट्रेनिंग, फॉलोअप्स, ये सब जो सेंट्रल रोल है इसी का, ये का और OC का, ये नहीं हो पाता है। एक डेडिकेटेड एचआर एग्जीक्यूटिव नहीं है। सोशल मीडिया एंड मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव नहीं है। होलसेल में हमने ऐसा सोचा था जब इसको लॉन्च किया था डिस्ट्रीब्यूशन का, कि मेरे रिटेल एग्जीक्यूटिव को ही उसमें डाल दूंगा, लेकिन वो हुआ ही नहीं क्योंकि बिजनेस सीजनल होता है, कभी अचानक हो जाता है। तो एक होलसेल मैनेजर मिसिंग है। स्टोर मैनेजर्स अभी आ, हैं लेकिन वो डेडिकेटेड नहीं है, तो वहाँ अकाउंटेबिलिटी मिसिंग हो जाती है। ट्रेनिंग मैनेजर मिसिंग है। अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन कोऑर्डिनेटर मिसिंग है, जो अच्छा काम करने वाला को रिकॉग्नाइज करे। एक गोडाउन का, वेयर हाउस का मैनेजर छोड़कर चला गया था, उसके बाद रिप्लेनिशमेंट नहीं हो पाया। तो इसके कारण से मल्टीपल अदर रोल्स में एक और साथ में फाउंडर पर भी ओवरलोड आ गया है। एक्सक्यूशन प्रोसेस बहुत ज़्यादा स्लो हो गया है और स्केलेबिलिटी भी काफ़ी लिमिटेड हो गई है। यस। अगर आप अपने बिजनेस को स्केल करना चाह रहे हैं, जो कि सभी चाहते हैं, आप भी चाह रहे हैं, तो आपके लिए आइडियल टीम कैसे देख रहे हैं आप, उसके बारे में बताइए। जी, ये क्वेश्चन जो था जब मैंने इस पर काम किया तो ये मेरे लिए आई ओपनर था। मैंने इससे रिलेटेड में काफ़ी बुक्स पढ़ी है, तो मेरे को रियलाइज हुआ कि यही मेरी अभी कोर टीम मिसिंग हो रखी है। कोर टीम जो मेरी अगर बनती है, आ, एक आइडियल टीम, तो सबसे पहले सारे बिजनेस वर्टिकल्स जिस पर मैं 1 से 10 साल में, 1 से 3 साल और 3 साल से 7 साल में काम करना चाहता हूँ, जैसे एक रिटेल डिवीजन हो, एक फ्रेंचाइजी डिवीजन हो, एक होलसेल डिस्ट्रीब्यूशन हो, एक्सपोर्ट्स हो, ई कॉमर्स हो, हीलिंग बिजनेस हो, या बेसिकली न्यू बिजनेस डिवीजन सो कहते हैं। तो सब वर्टिकल का एक एक हेड होना चाहिए, एक कोर टीम होनी चाहिए, और वो सब काम कर रहे हैं अपने अपने पर। और साथ में अभी जो करंट है कोर सपोर्ट फंक्शंस का, जैसे अकाउंट्स फाइनेंस का एक जिम्मेदार आदमी होना चाहिए, परचेज का जिम्मेदार होना चाहिए, मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग का एक अकाउंटेबल पर्सन होना चाहिए, एचआर एंड ट्रेनिंग का आदमी होना चाहिए, टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर पर हमारा बहुत काम होता है, बहुत माइंड लगता है, तो उसका एक आदमी होना चाहिए, डाटा एनालिटिक्स पर काम होना चाहिए। फिर तो ये की लीडरशिप। अब इसके अलावा एक लीडरशिप और सेंट्रल रोल है जो एक सीईओ होना चाहिए।
फाउंडर तो है, ये सीईओ जो डेली फाइल ये होना चाहिए, ऑपरेशंस हेड होना चाहिए, फाइनेंस हेड होना चाहिए। तो ये कोर टीम भविष्य में ऐसे 12-15 लोग का होना चाहिए जो इस तरह से बिजनेस को एक बड़े स्वरूप में ले जाए। जी। अभी आपके जो मेंबर्स हैं, क्या वो अपने रोल्स के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, या वो सही तरीके से उसको डिलीवर कर रहे हैं? जी बताते हैं। जी, इसमें क्या है कि ये एक्सरसाइज करने के बाद जैसे मैंने बोला कि कई बार सेटबैक्स आते हैं, तो मैंने फिर से आज से इस पर काम शुरू किया है। तो ये अभी काफी मिसमैच है जो है और जो मैं चाहता हूं। और हर जगह है ये समस्या, चाहे वो परचेज में हो। अ, काफी वो, चूंकि वो सिस्टम मैनुअल में है, तो काफी दिक्कत होती है हमें। तो अगेन उस पर काम कर रहे हैं हम लोग, जोहो पर काम कर रहे हैं। लोग छोड़ने के कारण, जैसे अब जैसे टेक्नोलॉजी में है, कभी मशीन खराब हो गई, कभी कुछ हो गई, कभी रोल नहीं है, कभी। तो ये एक बड़ा इशू यहाँ पर भी आता है। तो जो अकाउंट्स एंड बारकोडिंग में है, यहाँ पर भी काफ़ी समस्या आती रहती हैं। और जीएसटी फाइलिंग हमारा, हम लोग फ्रीलांसिंग करवाते हैं। सेल्स टीम जो बनी हुई है, अगेन आज ही मैंने इसको बोला कि भाई ये तुम्हें देखना है, ये तुम्हें देखना है। वो अकाउंटेबिलिटी अभी नहीं है मेरे पास। तो उसमें क्या होता है कि ओवर स्टॉक अगर खत्म हो गया तो कोई मतलब इस तरह से बहुत मिसमैचिंग है चीज़ों में, सिस्टम में मिसमैचिंग है, अकाउंटेबिलिटी की कमी है। तो उस जगह में प्रयास कर रहे हैं। स्टोर मैनेजर्स भी जो भी हैं, उनको भी कंसिस्टेंट ट्रेनिंग की और मोटिवेशन की रिक्वायरमेंट है। तो इस पर भी काम चल रहा है। कई जगह में मिसिंग है चीज़ों का। कई जगहों में मेरे को कंसिस्टेंट बताना पड़ता है, तो मैं उस जो कंसिस्टेंट जो बताना पड़ता है, इसको मैं सिस्टम में लाना चाहता हूँ। सीआरएम, मार्केटिंग, सोशल मीडिया है। पर अभी हम लोग पिछले 2 महीना से फिर से रिवाइव तरीके से काम कर रहे हैं, इसको डेडिकेट किया है। तो जी। ठीक है। आप अपने टीम मेंबर्स को उनके रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है उसको कैसे कम्युनिकेट करते हैं, या उनसे जो एक्सपेक्टेशन है उसको कैसे बताते हैं? जी, यहाँ पर एक बहुत, ये जब क्वेश्चन मैंने इस पर काम किया तो मेरे को रियलाइज हुआ कि अ, एक टाइम था जब मैं मंथली मीटिंग करता था, लेकिन ये पिछले 6 मंथ से लगभग मिसिंग हो रखी है। वो सिस्टम में ना होकर वो ओकेजनल है। जब मेरे को प्रेशर महसूस हुआ तब मैं जाकर बोल दिया। तो इसको मैं वीकली सिस्टम में लाना चाहता हूँ। और अभी ये मोस्टली अनट्रैक्ड है। चाहे वो परचेज हो, चाहे अकाउंट्स है, चाहे सेल्स है, चाहे स्टोर मैनेजर्स का परफॉर्मेंस हो, चाहे सीआरएम हो, चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे एचआर है डिसिप्लिन हो, स्किल इंप्रूवमेंट हो, एट्रिशन लोअर हो। तो ये मेरा टोटली अनट्रैक्ड है आज के डेट में। आ, जी। एक मिनट, एक मिनट। अभी ये बताइए कि अगर कोई अच्छा काम करता है तो उसको आप कैसे इवेल्युएट करते हैं, कैसे उसको अप्रिशिएट जी, करते हैं? ये यहाँ पर भी अभी मेरे पास एक ये भी मेरे लिए एक आई ओपनर क्वेश्चन था। तो ये एक अभी मेरे पास एक स्ट्रक्चर्ड इवैल्यूएशन सिस्टम नहीं है, क्योंकि उसका कोई गोल डिफाइन नहीं है। सब कुछ एक इंसेंटिव बेसिस पर भी, ऐसे इंसेंटिव सिस्टम है हमारे यहाँ कि अपने टारगेट्स पूरा करोगे तो मिलेगा, लेकिन वो जो मैं एक सेगमेंट वाइज बोल रहा था वो चीज़ नहीं है। तो उस पर ये हम लोग अभी काम कर रहे हैं।
कि कैसे उसके कंसिस्टेंट बेसिस में रिवॉर्ड और इंसेंटिव्स बेटर तरीके से रिवॉर्ड्स एंड रिकॉग्निशन करें, जो टाइमली आ रहा है या फिर कैसे करें, इस पर हम लोग का अभी काम करना बाकी है। ओके, चलिए, तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। वीकली जो आपकी टीम है वो रेगुलर टास्क को कैसे हैंडल करती है, उसको थोड़ा सा बताइए। अ, अभी हमारा जो भी वीकली काम है वो एक तरह से जो जो जैसे जैसे अभी डिफाइंड है वो अच्छे से होता है। जैसे सेल्स एंड स्टोर ऑपरेशंस में डेली कस्टमर हैंडलिंग एंड सेलिंग होता है, और जो कस्टमर का रिक्वायरमेंट आता है वो नोट डाउन किया जाता है। स्टोर रैक्स एंड डिस्प्लेस को भी मेंटेन किया जाता है। ये जो भी इसके सेल्स एंड स्टोर ऑपरेशंस की चीज़ें वो हैं, किया जाता है। कुछ चीज़ें नहीं किया जाता है, जैसे स्लो मूविंग फास्ट मूविंग, फास्ट मूविंग का नहीं एक्सपेक्टेशन हो पाता है। और स्लो मूविंग पर आज ही मैंने वो बोल कर आया कि इसको क्लब ऑफर लगाना है। और अकाउंट्स स्टॉक जो है यहाँ पर भी मिसिंग है हमारा, चूंकि वो स्टोर मैनेजर ही अकाउंटिंग का काम करता है, तो वो ओवरलोड हो रखा है, उसी को परचेज देखना है, उसी को बारकोडिंग करना है। तो वो वहाँ पर अकाउंटिंग अभी इश्यूज आ रखा है वहाँ पर। सीआरएम में भी अभी इश्यूज आ रखी हैं अभी। अ, हालांकि एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को टेली कॉलिंग हो रही है, लेकिन मेटा लीड्स पर काम नहीं हो पाता है। और भी व्हाट्सएप ग्रुप में कस्टमर्स को ऐड करने का प्रोसेस है, वो भी अभी मिसिंग हो रखा है। गूगल रिव्यूज पर भी मिसिंग हो रखा है। इस तरह से अ, वो इस पर काफ़ी काम करना बाकी है। मार्केटिंग एंड सोशल मीडिया है, इसको भी एक एजेंसी को दिया था, लेकिन मॉनिटरिंग नहीं होने के कारण या ट्रैकिंग नहीं होने पर कारण वो भी ठीक से कभी काम होता है कभी नहीं होता है। एचआर और डिसिप्लिन है, वो भी अभी फाउंडर ड्रिवन हो रखा है। तो मेरे रेगुलर बर्नआउट्स का भी कारण मैं समझ पाया इस क्वेश्चंस को करने पर, क्योंकि 80% पर मैं ही काम कर रहा हूँ, तो मेरे को काफ़ी फ्रिक्वेंट बर्नआउट्स हो रहे हैं। तो इसको कैसे सिस्टम में भविष्य में लाएं, कैसे अकाउंटेबल लोगों को रखें, ये इस पर हम अभी काम कर रहे हैं। ऑपरेशंस एंड फायर फाइटिंग है, स्टॉक सर्च करना होता है हमें एक कंसिस्टेंट बेसिस पर, किस स्टोर पर कौन सा प्रोडक्ट रखा हुआ है, क्योंकि गोडाउन भी है, ब्रांचेस भी है, कॉमन भी है। कोई कस्टमर मांगता है मुझे यही कलर का यही आइटम चाहिए, तो बड़ा मैनुअल सर्च करते, इसको सिस्टम में सर्च होना चाहिए। तो ये अभी हम लोग ये भी ऑपरेशंस एंड फायर फाइटिंग में भी। तो ये ज़्यादातर जो भी टास्क अभी डेली टास्क है वो रिएक्टिव है, शेड्यूल्ड नहीं है, इस पर हम लोग काम कर रहे हैं जी। क्वेश्चन 32 का आंसर तो आपने ऑलरेडी दे दिया है कि रिकरिंग मीटिंग्स और चेक इन्स तो आपके यहाँ भी लैकिंग है हम्म। करना। हम आगे बढ़ते हैं। अभी आपके यहाँ जो टीम है वो अपना टाइम प्रोडक्टिविटी के साथ कैसे स्पेंड कर रही है, ये आप कैसे इंश्योर करते हैं कि आती है और सिर्फ टाइम पास करती है मोस्ट ऑफ द, ये जी, आप कैसे ये ट्रैक करते ये एक ये भी क्वेश्चन जब किया तो मेरे को रियलाइज हुआ इसका इम्पोर्टेंस। और मेरे सामने सब कुछ हो रहा है होता है, फिर भी मैं नहीं उस पर एक्शन ले पाता हूँ। वो खाली टाइम में मोबाइल देखते हैं, क्रिकेट्स देखते हैं, रील्स देखते हैं, मोबाइल में फोन में गप्पे मार रहे होते हैं। तो उनके टाइम यूसेज को कैसे ट्रैक करे, ऐसा मेरे पास अभी कोई सिस्टम नहीं है। और इसी कारण से उनकी प्रोडक्टिविटी मेजर नहीं हो पाती है। और रिवार्ड्स से मतलब उनका कैसे, उनके खाली टाइम को कैसे उसको कैसे कनेक्ट करें, इंटरकनेक्ट करें, ये सब चीज मिसिंग अभी हो रखी है। तो ये एक तरह से पुअर डिसिप्लिन और पेड आवर्स वेस्टेड में अभी जा रहा है। ये इस चीज का बहुत गम है, लेकिन कई जगह मुझे तकलीफ भी होती है कैसे इसको इम्प्रूव करे, कैसे उसको चीज़ों को करे। और इसी से मेरे को समझ में आया, ये करने पर आया कि स्टोर मैनेजर अभी इनएफिशिएंट है। वो इतना मल्टीपल काम कर रहे हैं कि वो
जो उसके नीचे में जो लोग हैं वो उनकी बातों को ध्यान नहीं दे पाते या सीरियसली नहीं लेते हैं। हम्म। जी। अगर आपको अपनी टीम के लिए वीकली प्लान बनाना हो या कोई डायरी बनानी हो, तो वो कैसे बनाएंगे आप, कैसी दिखेगी वो? एक बता- है आपके पास इसका कुछ आइडिया? जी, मैंने इस पर भी काम किया, तो एक समझ में आया कि सारे स्टाफ के पास एक डेली स्ट्रक्चर होना चाहिए। शुरुआत में जैसे ही वो खुले, शॉप खुले, तो एक शॉप ओपनिंग चेकलिस्ट, क्लीननेस, रैक चेक, स्टॉक गैप्स नोट किया करे, डेली डेली टारगेट्स सेटिंग हो, वर्बल भी और रिटर्न भी। अ, अभी नहीं है लेकिन मैं चाहता हूं ऐसा हो। कोर सेलिंग आवर्स, एक्टिव सेलिंग, ये अभी बड़ा रूप से मिसिंग है। हमारा जो मेन सेलिंग टाइम रहता है 2 से 5 का दिन का, इस टाइम में सब लंच टाइम में चले जाते हैं। तो इस पर कैसे काम कर सकते हैं, इस पर कस्टमर इंगेजमेंट, नो फोन यूसेज दिन में। तो ये अभी वर्बल अभी कर रहे हैं, भाई मुझे 2 बजे तक रिपोर्ट दो, लेकिन वो करते नहीं है। मॉनिटरिंग वहां पर मिसिंग हो रखी है। तो फिर क्लोजिंग, डेली सेल समरी, तो इस तरह से डेली बेसिस पर अगर और इसी को वीकली पर आए, स्टॉक चेकिंग, कौन ओवर स्टॉक है, कौन अंडर स्टॉक है, कौन फास्ट मूविंग है, इस तरह से एक रोस्टर बने वीकली। ट्यूसडे को सीआरएम, कस्टमर रिलेशनशिप, थर्ड वेडनेसडे को मार्केटिंग और डिस्प्ले डे, थर्सडे को ट्रेनिंग डे एंड इम्प्रूवमेंट डे, रोल प्ले करें। फ्राइडे को रिव्यू अकाउंटेबिलिटी करें। सैटरडे को पुश डे सेल करें, भाई एग्रेसिव सेलिंग, कॉम्बो ऑफर्स निकालें। संडे को प्लानिंग करें, वीकली नेक्स्ट वीक का प्लानिंग करें। इस तरह से अगर उनका बनता है तो बहुत अच्छा रहेगा। जी। डेफिनेटली सर, डेफिनेटली बनेगा। अब मुझे ये बताइए कि ऐसे 5 टॉप प्रोसेसेस बताइए जो रेगुलर रिपीट होते हैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन में। एग्जांपल, सेल्स, बिलिंग, हायरिंग, ऐसे क्या ऐसी एक्टिविटीज हैं या प्रोसेस हैं जो रेगुलर रिपीट करते हैं आप? 5 से ज़्यादा भी बता सकते हैं। हाँ, तो इसमें यही है मेरा। फर्स्ट है सेल्स प्रोसेस है, जिसके अंदर में कस्टमर इंटरेक्शन होता है, प्रोडक्ट सिलेक्शन होता है, नेगोशिएशन होता है, डिस्काउंटिंग और क्लोजिंग द सेल। ये सेल्स प्रोसेस सबको करते हैं। बिलिंग प्रोसेस है हमारा, ये भी रेगुलर हो रहा है। अकाउंट्स, पार्टी पेमेंट्स, ये एक बहुत बड़ा बॉटल नेक हो रखा है हमारा अभी। परचेज, स्टॉक ट्रांसफर, तो ये एक ही में हम लोग इसको डालते हैं, भाई इस परचेज भी करना है। ये रेगुलर हो रहा है, एक स्टोर से दूसरा स्टोर में स्टॉक ट्रांसफर हो रहा है। फिर वो एचआर प्रोसेस है, डिसिप्लिन, ट्रेनिंग, डेली प्रेयर, डाटा एनालिटिक्स का डेली का काम होता है हमारा। सेल्स का रिव्यू, सेल्समैन रिव्यू, स्टॉक मूवमेंट का रिव्यू, फास्ट स्लो मूविंग है, डिसीजन मेकिंग इनपुट्स, यही चार पांच पांच काम लगभग हमारा रेगुलर बेसिस में होता है। बिल्कुल। अब मुझे ये बताइए सर कि जो भी आपके ये प्रोसेस हैं बिजनेस के जो आपने अभी तक बताए, ये कहीं रिटर्न डॉक्यूमेंटेड है या सिर्फ वर्बल ही सारी चीजें चल रही हैं अभी तक? जी, आपने सही बोला, ये एकदम अभी कोई भी फॉर्मली रिटेन नहीं है। ये टोटल हैबिट बेस्ड है हमारा, वर्बल इंस्ट्रक्शन बेस्ड है और इंडिविजुअल अंडरस्टैंडिंग पर है। तो इस तरह से कि ये सारा नॉलेज लोगों के दिमाग में है, डॉक्यूमेंट्स और सिस्टम में नहीं है। और इसके कारण से ही हमारे यहाँ इनकंसिस्टेंसी, डिपेंडेंसी और एक्सक्लूशन गैप्स आ रहे हैं। और जैसा कि बताया, अब अगला क्वेश्चन है, तो मुझे लगता है आंसर उसका यही होना चाहिए कि हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एग्जीक्यूटिंग एंड ओवरसीइंग दीज प्रोसेसेस। तो आपने बताया कि फाउंडर ड्रिवन है, तो एक तो जी। समझ में आता है कि आपके ऊपर ही सारी डिपेंडेंसी है, या कोई जी, और कोर मेंबर भी है जो आप अगर नहीं होते हैं तो उसको देखता है, या फिर उस पीरियड में भी आप ही देखते हैं? इसके पहले जो हमारी जो टीम थी उसमें जो उसके स्टोर मैनेजर्स थे वो चीज़ों को देखते थे। और अभी जो नए स्टोर मैनेजर्स है वो उस पर काम कर रहे हैं, लेकिन मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ क्योंकि वो वर्क ओवरलोड है वहाँ पर उनका। हम्म। तो फाउंडर को भी ओवरलोड है, जो अभी इमीडिएट जो नीचे में जो है कोर पर्सन, उस पर भी ओवरलोड हो रखा है। इससे डिसीजंस में काफ़ी डिलेज भी हो जा रहे हैं।
और मिडिल लेवल्स में अकाउंटेबिलिटी की काफ़ी कमी हो जा रही है। स्टोर छोड़कर चले जाते हैं सेल्समैन काफ़ी, एक एक घंटे के लिए। अगर उस समय बीच में कस्टमर आया तो उसे कोई बोलने वाला नहीं है, तो इस तरह से बहुत काफ़ी इश्यूज आ रखे हैं। ओके। और इसके अलावा मुझे ये बताइए कि आप कैसे इंश्योर करते हैं कि ये सारे काम एक स्टैंडर्ड वे पे पूरे हो रहे हैं और कंसिस्टेंसी के साथ हो रहे हैं। हाँ, ये अभी डिफाइंड मैकेनिज्म नहीं है, जिसे स्टैंडर्डाइजेशन की कमी है। ये एकदम सभी सेल्समैन का अपना इंडिविजुअल स्टाइल है, अपना एक्सपीरियंस है, या जो अर्जेंसी जैसा होता है उसके हिसाब से वो काम करते हैं। अभी मेरे पास कोई एसओपी डॉक्यूमेंट्स नहीं है, चेकलिस्ट्स नहीं है, ऑडिट्स नहीं है हमारे पास। और कंसिस्टेंसी कब होती है? जब मेरी फिजिकल प्रेजेंस होती है या मैं फॉलो अप करता हूँ, जो एक स्केलेबल नहीं है ऑब्वियसली। कोई मैट्रिक्स या केआरए केपीआई आपने लगा रखा है जो एक्टिवली ट्रैक करे आपके बिजनेस को कि ये सारी चीजें हो रही हैं नहीं हो रही हैं, ऐसा कुछ आपने अ, बनाया है? अभी मेरे पास सॉफ्टवेयर लगा हुआ है, जिसमें मैं डेली सेल्स फिगर देख लेता हूँ, बिलिंग्स देख लेता हूँ, फास्ट मूविंग देख लेता हूँ, मल्टीपल उसमें मैं चीजें देख लेता हूँ। ऐसा नहीं उसमें, अभी मैं डेली 15 से 20 रिपोर्ट्स में पढ़ता हूँ, सेल्समैन रिपोर्ट पढ़ता हूँ। ये उससे मुझे बहुत इंसाइट्स मिलती है, उस हिसाब से मैं फिर इंस्ट्रक्शन देता हूँ। लेकिन जो केपीआईज जो होनी चाहिए वैसे फॉर्मली डिफाइंड नहीं है, रोल वाइज मैट्रिक्स क्लैरिटी भी नहीं है। डाटा एग्जिस्ट है, बट उसका जो इंसाइट्स है वो एक्सट्रैक्ट नहीं होता है कंसिस्टेंटली। और चूंकि नंबर्स मेरे पास ही रहते हैं मुख्यतः, तो वैसा रिवार्ड्स और अपने आप को सेल्फ करेक्शन में सेल्समैन या स्टोर मैनेजर्स नहीं कर पाते हैं। ठीक। ठीक। थोड़ा कैमरा नीचे करिए, आपका फेस थोड़ा ऊपर ओह चला गया। सॉरी। कोई बात नहीं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि आप अपने बिजनेस और अपनी टीम के परफॉर्मेंस को कैसे रिव्यू करते हैं? जी, इसमें है कि अभी मैंने जैसे बताया कि मेरे पास फिक्स रिव्यू रिदम नहीं है। और ये सारे इंसिडेंट बेस्ड हैं या प्रॉब्लम ड्रिवन होते हैं, इमोशंस ट्रिगर्ड होते हैं। अभी मेरे पास डेली, वीकली, मंथली स्ट्रक्चर्ड रिव्यू मीटिंग एग्जिस्ट नहीं करता है। और जैसे कुछ बुरा होता है, जैसे अभी मैं देखा सेल्स फिगर नहीं है, तो मैंने सारा अंडरस्टैंड किया चीज़ों को, तो मेरे को रियलाइज हुआ कि ये अ, तभी परफॉर्मेंस डिस्कशंस होता है। तो इस तरह से इस पर काम करना काफ़ी, तो इसमें क्या है कि गुड परफॉर्मेंस भी अननोटिस चला जाता है और पुअर परफॉर्मेंस रिपीट अभी हो रहा है। ओके। जी। कोई ऐसे टूल्स या सॉफ्टवेयर सिस्टम्स डैशबोर्ड आप यूज कर रहे हैं जो आपकी टीम को या आपके बिजनेस के प्रोग्रेस को मॉनिटर करते हो? उनके नाम बता दीजिए अभी अगर। एग्जिस्टिंग अब मैं मार्ग सॉफ्टवेयर यूज करता हूँ, लेकिन वो एक बल्क का मेरे को दे पाता है। जो मैं सेगमेंट वाइज चाहता हूँ मुझे, या फिर कंपनी वाइज चाहता हूँ, पार्टी वाइज चाहता हूँ, सप्लायर वाइज चाहता हूँ, कलर वाइज चाहता हूँ, ट्रेंड वाइज चाहता हूँ, वो मुझे नहीं मिल पाती है। तो और डैशबोर्ड भी नहीं है हमारे पास, रोल वाइज स्कोर कार्ड भी नहीं है, विजुअल परफॉर्मेंस इंडिकेटर अभी नहीं है हमारे पास। और मतलब डाटा है हमारे पास, लेकिन वो एक सिंप्लीफाइड एक्शनेबल डैशबोर्ड नहीं है हमारे पास। तो ये सारा फाउंडर के मैनुअल इंटरप्रिटेशन पर डिपेंड करता है। मतलब कहा जाए तो आप ही अभी बॉटल नेक हैं अपने बिजनेस की, जी। ऐसा अभी तक इससे समझ में आया है। जी। अभी ये बताइए कि आपकी टीम में अगर कोई अंडर परफॉर्मेंस हो या इनएफिशिएंट हो तो उसको आप कैसे हैंडल करते हैं? क्या तरीका है आपका उसको हैंडल करने देखिए, अभी तो एक मेरे पास एक स्ट्रक्चर्ड सिस्टम था। अभी तो मेनली चूंकि सेल्स का ही हम लोग ध्यान देते थे पहले, तो सेल्स में अब ध्यान देने लग गए हैं इस पर कि ये फास्ट मूविंग है तो इसका पूरा स्टॉक रखो, ये ओवर स्टॉक हो रखा है तो इसको डिस्काउंट में सल्टाओ।
इस पर तुमको स्पेशल इंसेंटिव मिलेगा। पहले ये नहीं थी। तो ये एक इस तरह से हम लोग अभी कर रहे हैं। उस पर विजुअल भी है, और ये डाटा का जो हम लोग, मैं जो फिगर देखता हूँ उसका मिसमैच पर भी काम करते हैं। और इसके बीच में जब रश सीजन नहीं रहता है तो हम लोग इसको रोल प्ले भी करते हैं, हम लोग कस्टमर एम्प्लॉयज के साथ ट्रेनिंग भी करते हैं। इससे बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ था ट्रेनिंग रोल प्ले पर भी, कि तुम बन जाओ अब सेल्समैन, तुम कस्टमर बन जाओ, अब तुम कस्टमर बन जाओ, तुम सेल्समैन बन जाओ। इस तरह से रोल प्ले भी काफी काम किया हुआ है हमने उसमें। और लेकिन रिटेन परफॉर्मेंस बेंचमार्क्स नहीं है, टाइमलाइंस इंप्रूवमेंट का नहीं है, कब तक करना है ये काम, कब तक फिनिश कर देना है, ऐसा नहीं है। कोई स्ट्रक्चर्ड वार्निंग प्रोसेस नहीं है जिससे हमारा इम्प्रूवमेंट और कंसिक्वेंस साइकिल्स फर्क पड़ रहा है। तो एक तरह से एक्शंस इनकंसिस्टेंट है और टीम को भी अनक्लियर है। तो एक तरह से वो टेम्पोररी करेक्शन हो जाता है। जैसे अभी आज जब मैंने सुबह जाकर पुश किया तो एकदम पूरा एकदम हाईली एनर्जाइज था, फिर शाम तक वो लोग ढीले हो गए। तो ये इस तरह से परमानेंट इंप्रूवमेंट का कोई प्रोसेस नहीं है हमारे पास। और छोटी छोटी जीत जैसे हर ऑर्गेनाइजेशन में होती है, छोटे छोटे माइलस्टोन हर कोई अचीव करते हैं, तो आप उनको सेलिब्रेट करते हैं या ऐसे ही बस लेट गो कर देते हैं, ऐसा कुछ? जी, अभी हमारे पास हमारे यहाँ इंसेंटिव स्ट्रक्चर है, लेकिन उसको एक अवार्ड सेरेमनी के रूप में हम लोग नहीं करते हैं। वो मिसिंग है। मैंने शुरू में ही बोला था कि वो ऐसा हो, मंथली सिस्टम, वीकली सिस्टम, एनुअल सिस्टम हो हमारे यहाँ, जिससे लोगों को प्राइड फील हो। वो चीज़ नहीं है उस पर। हम लोग पब्लिक एक्नॉलेजमेंट जैसे वैसा कुछ काम हो। और जैसे अभी मेरे पास मंथली परफॉर्मेंस रिकॉग्निशन नहीं है, टीम माइलस्टोन सेलिब्रेशन नहीं है, कल्चर ऑफ एप्रिसिएशन नहीं है। बस वो इनकंसिस्टेंट है वो। तो मुझे अब मैं महसूस हो रहा है इसी कारण से वो मोटिवेशन रिड्यूस हो रहा है, ओनरशिप रिड्यूस हो रहा है, इमोशनल कनेक्शन नहीं है गोल्स के प्रति। जी। अभी आपके हिसाब से आपके बिजनेस की सबसे बड़ी ताकत, स्ट्रेंथ क्या है? क्या लगता है आपको जो आपके बिजनेस की बैकबोन है, स्ट्रेंथ? अ, अभी मेरी, मुझे लगता है सबसे बड़ी ताकत मेरी लर्निंग एटीट्यूड है, और मेरी जिद है कि मेरे को एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन बनाना है, मेरे को भी कुछ बड़ा करना है। एक विजन, सपना जो है वो मेरे को कंसिस्टेंट रख रखा है, मेरे को ड्राइव करता है। तो मैं एक सेल्फ ड्रिवन पर्सन हूँ। तो ये एक मेरा मेजर स्ट्रेंथ है, और एक कस्टमर का ट्रस्ट है हमारे पास। रिपीट कस्टमर्स है हमारे पास। कस्टमर हमें विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं। तो ये 3 डेकेड्स का एक जो रिलेशनशिप है, ये हमारा एक बहुत बड़ा विनिंग चीज है। डेफिनेटली सर, बहुत बड़ी अचीवमेंट है ये अपने आप में, कि लोग इतने सालों से पीढ़ी दर पीढ़ी अगर हम पे बिलीव कर रहे हो तो ये वाकई में बड़ी बात है, बड़ी जीत जी। है। अगर आपके हाथ में एक जादू की छड़ी दे दी जाए तो क्या ऐसी चीज है, एक सिंगल चीज जिसको आप इंस्टेंटली फिक्स करना चाहेंगे या इम्प्रूव करना चाहेंगे जिससे ये तुरंत ठीक हो जाए? अभी समझ जी लीजिए आपके बिल्कुल। हाथ मैं में जादू की छड़ी है, बिल्कुल, आप इससे, बताइए। ये एक क्वेश्चन से मैं पिछले 6 सालों में 4 सॉफ्टवेयर चेंज कर चुका हूं। अगर जादू की छड़ी दें भगवान, तो मैं एक फास्ट डिसीजन मेकिंग कर कर मैं एक एफिशिएंट सॉफ्टवेयर चाहता हूं, जिससे मेरा लीकेजेस बंद हो, जिससे मैं फोरकास्ट कर पाऊं, स्टॉक फोरकास्ट कर पाऊं। जादू की छड़ी से मैं अपनी इन्वेंट्री को कंट्रोल में लाऊं। मैं इस जादू की छड़ी से और ये एक सॉफ्टवेयर से होगा, सिर्फ एक सॉफ्टवेयर से ये टोटल चीज मॉनिटरिंग हो सकती है। इनफैक्ट इंसेंटिव्स टू एम्प्लॉयज,
कस्टमर्स को बेनिफिट हो, सीआरएम हो, सब ऑल इन बिल्ट। अच्छा, मैं जानता हूँ ये चीज है, लेकिन मैं डिसीजन नहीं ले पा रहा हूँ। मुझे लगता है कि ये महंगा सौदा है। अब गौरव जी का बड़ा बिजनेस है, तो मुझे लगता है कि वो उनको उनको वहां पर वो इन्वेस्टमेंट कर चुके, लेकिन मैं उस मैं जो चाहता हूं, अब वो इंडिया का नंबर वन है। अब नंबर वन है तो उसका दाम भी वैसा ही है। अब और मैं जानता हूं कि मैं कई बार ऐसे भी सोचता हूँ कि अगर धीरू भाई होते तो, और धीरू भाई ने एग्जैक्टली यही काम किया था। वो अपने टाइम में जो उस टाइम के बेस्ट टेक्नोलॉजी होते थे वर्ल्ड में, क्योंकि मैंने उनका 20 साल पहले किताब पढ़ा था, बिजनेस महाराजा बोलकर। और लोकल समय उस टाइम के उनके जो बैच के लोग होते थे और जो प्रोफेशनल लोग भी होते थे, वो सोचते थे कि क्या ये कौन आदमी है, ये डू पॉइंट का उस समय जो सबसे टॉप टेक्नोलॉजी था उसने इम्प्लीमेंट किया था। और इसी तरह एक बुक पढ़ा था मैंने, एशियन पेंट्स आज वर्ल्ड इंडिया में नंबर वन है। और सेकेंड जो बर्जर पेंट है उसका इतना मेजर गैप है मार्केट शेयर, क्योंकि उसके फाउंडर ने 1970s में इंडिया का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर लगाया था। आज सुपर कंप्यूटर सबसे पहले सरकारी में बेंगलोर में आया, लेकिन सबसे पहले प्राइवेट में एशियन पेंट्स ने लगाया। वो फोरकास्टिंग करता है, जो मैं बार बार फोरकास्टिंग, और वो बोलता है कि रिलायंस और बड़ी बड़ी कंपनी टाटा वगैरह सब ने पेंट्स इंडस्ट्री में एंट्री किया, लेकिन कोई भी एशियन पेंट्स का टक्कर में नहीं है। वो क्या फोरकास्टिंग किया, क्या वो उसने लगाया, क्या लगाया। तो ये चीज मेरे अभी कंट्रोल में नहीं है। और मैं एकदम 3 महीना फ्री होकर इसी काम में फोकस होकर करना चाहता हूं। तो ये जादू की छड़ी मैं भगवान से चाहता हूं कि ये चीज मेरे कंट्रोल में आ जाए। ये अभी नहीं है मेरे पास, और इसके कारण से मैं इनएफिशिएंट पर्सन हूं अभी आज के डेट। और ये चीज आने से मेरा स्टोर एक्सपेंशन भी एकदम मैं फ्री हो जाएगा। मैं इसको कॉपी करते जाऊंगा। अभी नहीं है मेरे पास, सब कुछ मैनुअल हो रखा, मतलब सॉफ्टवेयर में, लेकिन सॉफ्टवेयर चूंकि वो डिजायर्ड रिजल्ट मेरे को नहीं देता है, तो वो टोटल फिर से उसको ट्रैकिंग करने के लिए मैनुअल मैच करना पड़ता है। तो और मैनुअल ऑडिट जिसको आप कह सकते हो, तो बड़ी परेशानी होती है इसमें। वो स्टाफ करना नहीं चाहता है। तो ये, और आज ये जितने भी स्केल किए, जितने भी ये मिंत्रा उंत्रा फ्लिपकार्ट, ये सब बिकॉज इन्वेंट्री उनके कंट्रोल में रही। ये वो सब रिटेलर्स, होलसेलर्स और जितने भी B2C वाले हैं खासकर है, वो सब ये इन्वेंट्री पर खेला किए, सॉफ्टवेयर पर खेले। ये अभी ये जादू की छड़ी मैं सबसे ज्यादा अभी आज के डेट में डिजायर करता हूँ। बिल्कुल सर, भगवान तथास्तु बोलेंगे आपको और ये निश्चित रूप से आपके साथ होगा। जादू विल डेफिनेटली हैपन टू यू। और अब एक लास्ट क्वेश्चन है, हम अपने इंटरव्यू के लास्ट पॉइंट पे आ गए हैं। तो आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे, अगर मुझे ये बिजनेस आपका करना हो या किसी समवन एल्स वांट्स टू बी द यू बी लाइक यू, तो आप उसको क्या एडवाइस देना चाहेंगे कि वो बिजनेस को करे? ये तो आपने एक्चुअली बहुत दर्द का चीज बोला। मैंने इस पर, ये लास्ट दो क्वेश्चन पर मैंने काम नहीं किया था। शायद वो पेज मिसिंग हो गया होगा या मैंने ध्यान नहीं दिया होगा। लेकिन मैं आज की डेट में किसी को एडवाइस नहीं करूंगा ये काम करने के लिए। ओके। ये एक दर्द का पेन पॉइंट है, क्योंकि ये इसमें मल्टीपल शॉकिंग इवेंट्स होते रहते हैं हमारे यहाँ। जैसे ऑनलाइन सेल होती है, बिग बिलियन डे के सेल होते हैं, तो आज मैं किलर का जींस में खरीद रहा हूँ 27% का मार्जिन, ये 50% ऑफ देते हैं ऑनलाइन। मैं हम्म। कैसे सरवाइव करूंगा? तो हमें भी 50% देना पड़ता, तो वो बहुत दर्द वाला पॉइंट होता है हमारे लिए। ये मैं कैसे कस्टमर्स को कन्विंस करूं कि भाई हमारा अलग प्रोडक्ट है, और वो प्रोडक्ट हमारा 5 5 साल तक डेड स्टॉक पड़ा हुआ है किलर का हमारा माल। और कस्टमर को एक बार नजर में आ जाता है कि यार ऑनलाइन में 60% ऑफ दे रहा है, पेपे में, केलर में, लेवाइस में, इसके यहाँ मैं क्यों लूँ? वो कस्टमर हमेशा के लिए छूट जाता है। तो इसमें आज के डेट में हम लोग एक मल्टीपल स्ट्रेटेजिक वर्क कर कर इसको सरवाइव कर रहे हैं। तो
अगर आपके पास सिस्टम है, प्रोसेस है और कैपिटल है, तभी आपको, मैं अपने किसी दोस्त को बोलूंगा कि तुम इस बिजनेस में एंटर करो, नहीं तो कोई भी नए एंट्रेंट के लिए बड़ा मुश्किल चीज होगा सरवाइव करना, सस्टेन करना। मैं अपने लर्निंग एटीट्यूड के कारण लास्ट 5 इयर्स में ईयर ऑन ईयर डबल डिजिट ग्रोथ कर रहा हूँ। लेकिन वो मैं कर रहा हूँ बिकॉज मैं एक फाइटर हूँ। मैं बॉर्न फाइटर हूँ। मैं फाइट कर रहा हूँ, मैं कंटिन्यूअस लर्न कर रहा हूँ, चीजों को कर रहा हूँ। लेकिन वो सामने वाला इसको कर पाएगा कि नहीं, ये कह नहीं सकते। तो आज की, और ये नए मॉल्स जो बड़े बड़े रिटेलर्स, 20-20 हजार, 50-50 हजार, अभी हमारे यहाँ एक 20,000 स्क्वायर फीट का स्टोर आया, उसने बाजार का मनी को सक कर दिया। वो बाजार पूरा, हम लोग इस टाइम में अभी वाइब्रेंट रहते थे दिसंबर में, और दिसंबर एकदम हम लोग का सेल अनइमेजिनेबल हो गया। तो वो नया आदमी तो सरवाइव ही, कैसे वो सरवाइव करेगा वो शायद नहीं कर सकते। तो ये अभी हम लोग का एक डिसरप्टिव में इन्वायरमेंट में हूँ। कंसिस्टेंट लेवल पर डिसरप्शंस हो रहे हैं। जी। और थैंक ऐसे यू सर। बोला जाए तो रोटी कपड़ा मकान आदमी का बेसिक नीड्स है। ये तो कभी जाने वाला नहीं है। कितना भी डिप्रेशन हो जाए, लोग रोटी खाएंगे ही, कपड़ा पहनेंगे ही, और मकान में रहेंगे ही। तो ये तो कभी भी ये नेवर डाई बिजनेस है। और आज के डेट में अगर जीडीपी वगैरह की बात करें तो हर कंट्री का जीडीपी का एक मेजर हिस्सा कपड़े में जाता है। और टेक्सटाइल इंडस्ट्री इंडिया में हाईएस्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है, और बहुत बड़ी ग्रोथ है इन टर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट्स, इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू, इन टर्म्स ऑफ टर्नओवर। और आज के डेट में बड़ी से बड़ी कंपनियां टेक्सटाइल्स में, फैशन में आ रही है। तो ऐसे स्कोप देखा जाए, और सबसे बड़ी बात है अगर ट्रेंड्स के बारे में देखा जाए तो आज की डेट में जो युवा वर्ग है वो मेजर परचेजर हो गया है। पहले साल में 2 बार परचेज करते थे, अभी युवा के जब मर्जी वो परचेज कर रहा है। तो वो एक बड़ा अपॉर्चुनिटीज भी है। तो वैसे देखा जाए तो वो हो जाए, लेकिन करेंट बिजनेस मॉडल के हिसाब से मैं किसी को अभी सजेस्ट नहीं करूंगा। लेकिन अगर अपॉर्चुनिटी के हिसाब से देखा जाए, अगर वो सॉल्यूशन ड्रिवन माइंडसेट है उसका, तो इसमें मेरे को बहुत स्कोप दिखता है। जैसे मैंने अपना मेंस एथनिक वियर ब्रांड, अपना ब्रांड लॉन्च किया 5 साल पहले, तो उस पर मुझे बहुत स्कोप दिखता है काम का। जो मैं अभी थर्ड स्टोर फॉर्मेट पर काम कर रहा हूँ, प्रिंसेस पर काम कर रहा हूँ, तो वो मुझे नया स्कोप दिखता है। तो वो डिपेंड करता है कि उसका क्या माइंडसेट है, वो कैसे ड्रिवन करता है, कैसा उसका अप्रोच है, कैसे वो कस्टमर को वैल्यू दे सकता है। तो ये भी, ये सब बात है। जी। बहुत 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 सारी ऐसी चीजें बताई जो एक्चुअल में जो बिजनेस करता है वही इन चीजों को समझ सकता है, इन डेप्थ जो नॉलेज रखता है। तो ये बिल्कुल दिल से निकली हुई बातें थी। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। आपका इंटरव्यू कंप्लीट हुआ है यहाँ पे, और बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत डीपली हमने जाके समझा कि छोटे छोटे चैलेंजेस क्या हैं। वो जो प्रैक्टिकल चैलेंजेस हम जो बोलते हैं ना, एक होता है थ्योरेटिकल चैलेंजेस जो हम बुक्स में पढ़ते हैं, देखते हैं, या मूवीज में। बट यहाँ पे जो बिजनेस ओनर है, वो उसका दर्द, वो उसकी तकलीफ, क्योंकि मैं खुद एक बिजनेस ओनर हूँ, तो मैं उन चीज़ों को समझ सकता हूँ, फील कर सकता हूँ इनफैक्ट, कि क्या, क्योंकि बहुत सारे सिमिलर चैलेंजेस मेरे भी हैं। डोमेन वाइज थोड़ा सा अलग हो सकता है, बट चैलेंजेस लगभग सेम रहते हैं हम एमएसएमई के। तो डेफिनेटली हम इसको बहुत बढ़िया करने वाले हैं, और हमारा बहुत अच्छा काम होगा। अभी कोटा मीट के बाद तो हम जबरदस्त करेंगे। थैंक यू। अभी रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर देते हैं। कर दीजिए। मैं भी आपको बहुत बहुत थैंक यू करना चाहता हूँ रिकॉर्डिंग बंद होने से पहले, कि आपने बहुत ही इम्पैथेटिकली तरीके से मेरी चीज़ों को समझते हुए, क्वेश्चन लिखा हुआ है लेकिन फिर भी आपने बहुत अच्छे तरीके से उसको सामने रखा, और मेरे मन को एक्सप्लोर किया। और मुझे
ऐसा एक इन्वायरमेंट बताया अपनी बातों से, अपनी बात करने की शैली से, कि मैं फ्री होकर अपनी बातों को रख पाऊं। और मैंने तो सोचा था आधा घंटे में खत्म हो जाएगा, लेकिन ये बहुत अच्छा लंबा समय लग गया। और मुझे लगता है आपने भी डिनर नहीं किया होगा, तो उसके लिए रियली सॉरी उसके लिए। नो सर, आई तो हैड माय डिनर। और रियली थैंकफुल राज भाई, आप भी, आपका भी मैं जब भी बिजनेस जर्नी सैटरडे मीट में, वेडनेसडे मीट में सुनता हूँ, तो मुझे भी बहुत इंस्पायर लगता है। खासकर मैं आपका 5 AM क्लब को ज्वाइन करना चाहता हूँ वापस। बीच में मैंने ज्वाइन किया था, मुझे बहुत फायदा मिला था, लेकिन बीच में फिर ज्वाइन किया था तो शायद उसमें फिर लोग नहीं आ रहे थे, तो वो मेरा हैबिट छूट गया था। अभी मेरी डेली नींद टूटती है 5 बजे, लेकिन वो मेरे को लगता है कभी 6 बजे टूट जाती है, तो लगता है अरे बीच में ज्वाइन करेंगे क्या सोचेंगे। तो इस तरह की बातें मन में हो रखी है। और ठंड भी बहुत हो रखी है हमारे यहाँ, 9 डिग्री 10 डिग्री वाली ठंड हो रखी है। ओके।